चले बेटा बिस्मिल्लाह। आज चले बेटा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो लास्ट क्लास में चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और कहा था कि चैप्टर 1 में डिफरेंट थीम्स को, अलग अलग चीज़ों को मिला के और कवर किया गया है चैप्टर 1 में। तो 5 डिफरेंट थीम्स हैं जिनको चैप्टर 1 कवर कर रहा है। हम पिछली क्लास में फर्स्ट थीम यानी फीचर्स ऑफ कंपनी स्टार्ट कर चुके हैं और उसी को आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। फीचर्स ऑफ कंपनी में हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था तो हमने देखा कि टोटल हमने फीचर्स ऑफ कंपनी में जो चीज़ें पढ़नी हैं वो ये है। वालेकुम सलाम वलीद, वालेकुम सलाम नोमी। अच्छा बेटा, वो चीज़ें ये हैं, ये हमारा, आप इन वे देखें, पहले मैंने आपको चैप्टर का ओवरव्यू दिखाया कि उसमें 5 डिफरेंट थीम्स हैं। उसमें से पहली थीम उठाई हमने फीचर्स ऑफ कंपनी, तो उसके अंदर आ गई है ये 6 टॉपिक्स। अब इन टॉपिक्स को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स को हमने पिछली क्लास में जब स्टार्ट किया था तो हमने फिर जो इनिशियल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है उसको कवर किया था, और जिसमें हमने पहला फॉर्म सोल ट्रेडर, दूसरा हमने पार्टनरशिप, और तीसरा हमने कंपनी का। इस टॉपिक के इस स्लाइड तक आए थे जिसमें मैंने आपको कहा था कि अगर ग्रुप ऑफ पीपल मिलके मिलके अगर काम करेंगे और फॉर्म होगा पार्टनरशिप, तो बिजनेस और वो लोग सेम होंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं होंगे। उस बिजनेस के पीछे जो लोग हैं वही उस बिजनेस के ओनर हैं, वही उसको चलाने वाले हैं, तो लीगल स्टेटस में वही सब कुछ है, वो लोग, ना कि बिजनेस। मगर फिर मैंने कहा था कि अगर उस बिजनेस को रजिस्टर किया जाता है एज कंपनी, तो वो उन लोगों से हटके एज ए सेपरेट पर्सन बन जाता है, जिसके अंदर फिर जो एसेट्स होंगे वो जो पहले लोगों के थे अब किसके हो जाएंगे, अब ये कंपनी के हो जाएंगे। और कंपनी किसकी होगी? कंपनी किसी की भी नहीं होगी क्योंकि कंपनी पर्सन है। हाँ, अलबत्ता वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो कहलाएंगे शेयर होल्डर, और जिसकी वजह से मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि उनको कुछ राइट्स मिल जाते हैं। कौन कौन से राइट्स थे? राइट टू डिविडेंड मिल जाता है, और जो जनरल मीटिंग्स होंगी उसमें वोट कर सकते हैं, इवन इलेक्शन लड़के डायरेक्टर बन सकते हैं। ये उनके कुछ राइट्स हैं, और आगे चल के हम उनकी राइट्स और ऑब्लिगेशंस को स्टडी भी करेंगे सेपरेटली। यहाँ तक हमने पिछली क्लास पे कवर किया था। आज हम आगे जाते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में आपको शो की थी, कहा था आज, यानी आज की क्लास करेंगे। लेट्स गो थ्रू दिस एग्जाम्पल। जरा एग्जाम्पल को पढ़िएगा। एग्जाम्पल ये है कि सपोज मिस्टर जाहिद, जो कि एक बंदा है, सेटअप लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। और पिछली क्लास में हमने लिमिटेड लायबिलिटी को और सेपरेट लीगल एंटिटी को, दोनों को एज वेरी इंपॉर्टेंट 2 की फीचर्स ऑफ कंपनी करके गिना था। तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जिसका नाम है एबीसी, मगर ये क्या लिखा है बीच में? एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड है। तो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, क्या लिखा है? एसएमसी। एसएमसी का क्या मतलब होता है? सिंगल मेंबर कंपनी। यानी कि वो अकेला बंदा एक ऐसी कंपनी बनाता है जिसमें वो खुद मेंबर भी है और कंपनी भी सिंगल मेंबर है, ठीक है। तो सिंगल मेंबर कंपनी है, मगर उसके पास टोटल शेयर्स कितने हैं? लिमिटेड कंपनी विद 10,000 शेयर्स विथ 10 रुपीज ईच, सारे शेयर उसी के पास हैं। जाहिद द इंडिविजुअल एंड एबीसी, द इंडिविजुअल एंड एबीसी, जिसमें वो शेयर होल्डर भी खुद अकेला है, ठीक है, मगर दोनों अलग अलग पर्सन होंगे। अब ये सोल ट्रेडर से कैसे मुख्तलिफ हो गया? भाई सोल ट्रेडर भी तो ऐसे ही था? नहीं, सोल ट्रेडर ऐसे नहीं था। सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर में बंदा एक ही था, दूसरा उसका बिजनेस था, यानी एक ओनर और एक उसके बिजनेस के एसेट्स और एक्टिविटी। द मोमेंट हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाते हैं या कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, चाहे उसमें सिंगल मेंबर हो तो भी वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। ये एग्जांपल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो फॉर द पर्पस ऑफ लॉ ये दो सेपरेट पर्सन हो जाएंगे, बोथ के पास अलग अलग एग्जिस्टेंस होगा। क्लियर? अब देखिए इसका फायदा क्या होगा। भाई इसके बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा ये होगा कि जो बिजनेस है वो बंदे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अगर वो बंदा, लेट सपोज कि उसकी डेथ हो जाती है, तो भी बिजनेस कंटिन्यू करेगा क्योंकि कंपनी है, ठीक है।
हाँ, उसके पीछे जो लीगल एयर होंगे उनको प्रॉपर्टी मिलेगी, मगर वो कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं होगी, कंपनी के शेयर होंगे, कंपनी का शेयर होगा जो उसके पास चला जाएगा। सेट है। अच्छा, अब आ जाएं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो क्या है, यानी इसी टॉपिक का अगला। तो हमने सेपरेट लीगल एंटिटी की बात को एक्सप्लेन किया, और दूसरा ये है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब ये नतीजा निकला कि अगर कोई पर्सन हो तो वो होता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का क्या मतलब है? ह्यूमन बीइंग। आवाज क्लियर है बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आवाज क्लियर है? नेचुरल पर्सन है, और दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है? जो लॉ ने जिसको एज अ पर्सन माना हो। तो व्हेन वी से कि कंपनी एज अ पर्सन है, तो कंपनी कौन सी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि वो हकीकत में पर्सन नहीं है, उसको पर्सन माना है लॉ ने। और जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंडिविजुअल है, वो नेचुरल पर्सन है। अब दोनों, इसका मतलब पर्सन की बेसिक कैटेगरी जो ऑलरेडी आप जानते हैं कि एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को लीगल पर्सन भी कहते हैं। तो लॉ में बेसिकली इन दोनों को बराबर के इक्वल राइट्स हासिल होते, इसेंशियली ट्रीट्स पर्सन इन द सेम वे। चाहे वो इसका मतलब क्या है कि अगर एक पर्सन हो, और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है कि कंपनी पर्सन है। अब वो पर्सन है नेचुरल। नेचुरल पर्सन होने की वजह से वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे रख सकता है, यस, प्रॉपर्टी बेच सकता है, यस, उसके बहुत सारे राइट्स होंगे। तो सेम राइट्स किसको मिल जाएंगे? वो ही राइट्स आर्टिफिशियल पर्सन को भी मिल जाएंगे। आर्टिफिशियल पर्सन को मिल जाएंगे। हाँ, अलबत्ता लॉ दोनों को बराबरी जरूर देता है, मगर वो बराबरी 100% नहीं होगी। वो बराबरी 100% नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कुछ चीजें मुमकिन नहीं है। हर वो चीज जो नेचुरल पर्सन की कंपनी के लिए या आर्टिफिशियल पर्सन के लिए मुमकिन है, उसको मिलेगी, मगर कुछ चीजें मुमकिन नहीं है। मसलन एक चीज क्या मुमकिन नहीं है कि कंपनी को जब हम अलग पर्सन कहते हैं, वो पर्सन तो है मगर नेचुरल पर्सन की तरह सिटीजन नहीं है। क्या नहीं है? सिटीजन नहीं है। सिटीजनशिप सिर्फ नेचुरल पर्सन के साथ लिंक है, और चूंकि सिटीजन नहीं है, इस वजह से वोटिंग का जो पॉलिटिकल पर्पस के लिए इलेक्शंस होते हैं, उसमें वोटिंग का राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को मिलता है, नेचुरल पर्सन को मिलता है। ठीक है। तो जो सिटीजन्स हैं वही वोट कर पाते हैं, कंपनीज को वोट करने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि वो पर्सन तो है मगर चंद चीजें जो नेचुरल पर्सन के लिए मखसूस हैं वो इनको नहीं मिलती। तो पहली चीज मखसूस मैंने बताई, सिटीजनशिप, जो कि उसको हासिल नहीं है। सेकंड चीज भी है। सेकंड चीज ये है कि अगर गलती हो जाए, कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो जाए, तो आप उसको इम्प्रिजन नहीं कर सकते, जेल में नहीं डाल सकते, जो नेचुरल पर्सन को जेल में डाल सकते हैं। ठीक है, जो नेचुरल पर्सन के लिए मुमकिन है। तो नेचुरल पर्सन को अगर कहा जाए कि कौन से ऐसे लीगल पॉइंट्स हैं जिसमें नेचुरल पर्सन को जो यूनिकनेस है वो आर्टिफिशियल पर्सन को हासिल नहीं है, तो दो चीजें फौरी आप बताओगे, एक सिटीजनशिप और दूसरी इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, क्लियर है ये दोनों बातें भाई? अच्छा, अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? कंपनी के बारे में क्विज। जो हमने कुछ फीचर्स पढ़े, इस पे क्विज है हमारा। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैं हर टॉपिक के पूरी बात उसके कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करने के लिए छोटे छोटे क्विजेस क्लास के दौरान ही रख रहा हूं। चलें, बताएं मुझे इसमें क्या है। हाउ इज अ कंपनी डिफरेंट फ्रॉम सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप? देखिए जरा, कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रनिंग अ बिजनेस, ऐसे ये मुख्तलिफ है। कंपनी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। Company is a legal person separate from its owners. Company is managed solely by one individual. इसमें what is the correct option? And the correct option is C, correct. क्यों? क्योंकि कंपनी इज अ लीगल पर्सन, और क्योंकि कहा गया ना इन कंपैरिजन, तो पहला क्या है? कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तो वो तो पार्टनरशिप में भी तो ग्रुप है कि नहीं है? ग्रुप है ना, डिफरेंट तो नहीं हुआ ना इसका मतलब। तो डिफरेंट कहाँ है? वो इस जगह पे डिफरेंट है। सेकंड क्वेश्चन कीजिएगा, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन of corporate personality? What is the doctrine of corporate personality? The idea that only individuals have legal rights and obligations, ये है। The concept that a company is a legal person separate from its owners, ये है।
the rule that the companies must have more than one owner, the belief that the partnerships are more secure than the companies. What is the correct option? And the correct option is कि doctrine of corporate personality कहा जाता है एक कॉन्सेप्ट को, और वो कॉन्सेप्ट ये कि कंपनी इज अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। चलें ये सवाल करें, हाउ डज लॉ रिकॉग्नाइज अ कंपनी? एज अ नेचुरल पर्सन, एज अ नॉन लीगल एंटिटी, एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एज अ सोल ट्रेडर? एंड द करेक्ट आंसर इज एज अ पर्सन, इज अ पर्सन, मगर नेचुरल नहीं है वो। कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। What is the difference between artificial person and natural person? A natural person has no legal rights. Nahi. Artificial person refers to a company, while natural person refers to an individual. A natural person can only be part of a partnership. Artificial person is not recognized by law. What is the correct option? And the correct option is B. Why? Because आर्टिफिशियल पर्सन क्या है ना, डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन क्या है? अब ये इसी जगह बताया गया कि आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी, और हालांकि आर्टिफिशियल पर्सन सिर्फ कंपनी तक महदूद नहीं है, और भी हो सकती हैं, मसलन सोसाइटी भी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, मगर चूंकि गिवन ऑप्शंस के अंदर हमें रह के जवाब देना है, तो दैट इज व्हाई आर्टिफिशियल रेफर्स टू अ कंपनी व्हाइल नेचुरल पर्सन रेफर्स टू इंडिविजुअल। दिस इज मोर करेक्ट इन द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें मोर सूटेबल आंसर को एग्जामिनर कहता है, ऑप्शन जब हमारे पास लिमिटेड हो तो हमें करेक्ट की पास जाता है। लास्ट क्वेश्चन करें, हाउ डज लॉ ट्रीट आर्टिफिशियल पर्सन कंपेयर्ड natural person? The law treats them differently with distinct rights and obligations. Yes. The law gives more rights to natural person. Maybe, maybe not. Law treats artificial and natural person the same way. Maybe correct. Artificial person have fewer rights. देखिए इस तरीके से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन चीज क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन चीज है कि लॉ ट्रीट्स आर्टिफिशियल एंड नेचुरल पर्संस इन द सेम वे। इसका मतलब ये नहीं है कि एक के राइट्स दूसरे से ज्यादा है। हाँ, कहीं पे मैंने क्या कहा था, मुमकिन ही नहीं है तो फिर बात अलग हो जाएगी, मगर असल चीज क्या है? असल चीज ये है कि लॉ में दोनों को कैसे रखा गया है? लॉ में दोनों को बराबर रखा गया, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इक्वल हो जाते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, आपका ना जो चैप्टर 1 जिस तरीके से जा रहा है, आपको चैप्टर 1 मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये सबसे पहले आए चैप्टर 1 को देखते, उसमें कितनी थीम थे? 5। पहली थीम हमने उठाई, उसके टॉपिक कितने थे? 6। उस टॉपिक में से टॉपिक नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट स्टडी करोगे किसकी? कंपनी लॉ की। सेट है बच्चा? चलें अब आते हैं हम इसके बाद किसकी तरफ? चैप्टर 1 के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो क्या है? फीचर्स ऑफ अ कंपनी। फीचर्स ऑफ अ कंपनी में हम आए तो सबसे पहले हमें 7 चीजें बताई गई हैं एज फीचर्स। 7 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज की तरफ हम आते हैं तो वो है कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। जब हम कहते हैं कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाजत भी होती है, राइट? जब कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाजत होगी तो फिर इसका मतलब क्या है कि उसको कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल एक ऑब्लिगेशन में वो आ सकती है कंपनी। नाउ अब बात समझने की क्या है, देखिए आप बहुत अर्ली स्टेज पे हो, तो मैंने जैसे कहा था कि बहुत कुछ आप सीखने वाले हो कि एक्चुअल कंपनी का कॉन्सेप्ट, जो कि एक अजीब सा कॉन्सेप्ट लग रहा होता है कि यार वो कुछ है भी नहीं, कहाँ है कंपनी दिखाएं, वो सारे वो काम कर रहे होते हैं इंसानों वाले। तो मैं अगर आपसे कहूं कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है कि नहीं करना, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है कि नहीं होना, होना है तो साइन भी तो करना पड़ता है ना कॉन्ट्रैक्ट को। तो कंपनी कैसे करेगी? सबसे पहले फैसला कंपनी का कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने करना है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो रोज की बेसिस पे कंपनीज कर रही होती है। जो कंपनी ने लेट सपोज के परचेजेस करनी है वो कॉन्ट्रैक्ट, जो कंपनी ने सेल करनी है वो कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी ने एम्प्लॉय हायर करने कॉन्ट्रैक्ट, सारे कॉन्ट्रैक्ट ही तो होते हैं। तो असल चीज क्या है कि वो जो डिसीजन किसने किया होता है। याद रखिएगा कि कंपनी की डिसीजन मेकिंग 2 जगह पे ग्रुप ऑफ पीपल मिलके कर रहा होता है। ग्रुप ऑफ पीपल मिलके जो डिसीजन मेकिंग करता है ना, वो कंपनी की डिसीजन मेकिंग होती है। डिसीजन मेकिंग करने वाले एक्चुअल इंसान ही हैं।
मगर वो एक बंदा नहीं है, वो ग्रुप होगा। और वो ग्रुप क्या कहलाता है? वो कहलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वो कहलाता है जनरल मीटिंग में मौजूद सारे शेयर होल्डर्स। ये दो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कंपनी के डिसीजंस करते हैं। जो डे टू डे रनिंग है कंपनी के अफेयर्स की, वो बोर्ड के पास है। ठीक है, वो सीईओ अकेला नहीं होगा, बोर्ड का डिसीजन होता है। और जो कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनको फिर सारे शेयर होल्डर्स को मिलके करना होता है इन द जनरल मीटिंग्स। आप जब आएंगे आगे मीटिंग्स का टॉपिक पढ़ेंगे, डायरेक्टर का टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसकी तफसील आएगी। मीटिंग में हम देखेंगे कि कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्ट होता है इन एजीएम, कौन सा बिजनेस उसमें स्पेशल बिजनेस कहलाता है, कौन सा बिजनेस उसमें ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाता है। जो बिजनेस जनरल मीटिंग में ट्रांजैक्ट होता है वो पावर होती है शेयर होल्डर की, और उसके अलावा बाकी सारा का सारा काम होता है किसका? डायरेक्टर का। तो कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना, कंपनी ने फैसला कैसे किया? इन द बोर्ड मीटिंग, इन द बोर्ड मीटिंग। ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे कि जो जाएंगे जनरल मीटिंग्स में। डिसीजन हो गया ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, चले अब कंपनी साइन कैसे करेगी? कंपनी का एक अथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा, मगर कंपनी ने कैसे साइन किया? तो यू रिमेंबर, कंपनी का भी सिग्नेचर होता है, और वो क्या कहलाता है? सील, कंपनी सील, कंपनी का ठप्पा। वो जो कंपनी का सील लगता है ना उस डॉक्यूमेंट पे, तो सील लगता ही इसलिए है कि ये उसका सिग्नेचर होता है। समझ आ गई आपको? तो कंपनी इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। आए इसको कॉन्ट्रेक्चुअल, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कंपनी के क्या आ जाएंगे? उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ राइट्स हो जाएंगे कंपनी के, और उस पे कुछ ऑब्लिगेशंस आ जाएंगी। अब आप टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हो? कंपनी के फीचर्स। और फीचर्स का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि फीचर और एट्रीब्यूट से ही हमें असल चीज की वो प्रॉपर कॉन्सेप्शन बनती है। ठीक है, एक गधा घोड़े से कैसे मुख्तलिफ होगा? आप उस दोनों को कंपेयर करके फीचर्स बताओगे, तो फीचर से ही असल। तो कंपनी कहते किसको हैं, इसके लिए जरूरी है इन फीचर्स को समझना, और फिर आप उनको कंपेयर कर पाएंगे। किससे? आप उसको इंडिविजुअल से, और आप उसको पार्टनरशिप से अलग कर पाएंगे। सेट है भाई? अब कौन सी बातें आती हैं इस फीचर पे? एज लीगल पर्सन कंपनी में क्या कर सकती है? एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यस, विद अदर पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कंपनी हो। जिसका मतलब क्या हुआ? पहला फीचर क्या है? पहला फीचर है कि कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड फीचर है कि जब वो कंपनी एज ए सेपरेट पर्सन है और उसकी कुछ लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज का मतलब है कंपनी ने लिए हुए लोन, ठीक है, उसके लोन्स, उसकी लायबिलिटीज। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इफ अ कंपनी इनकर्स अ डेट, द कंपनी इटसेल्फ इज लायबल, नॉट द शेयर होल्डर्स, नॉट द शेयर होल्डर्स। वो कंपनी लायबल है, और ओनर्स जो पीछे खड़े हुए शेयर होल्डर्स हैं वो इसके लिए लायबल नहीं है। अब सपोज करते हैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, बेटा नोमी मैं आपका सवाल रिप्लाई करता हूं जवाब। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया है कंपनी को। लोन सपोज कर ले था 50 लाख रुपए का, और 50 लाख रुपए की किस्तें वो पे नहीं कर पा रहे थे, इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे थे। तो बैंक ने जो केस फाइल करना है वो किसके खिलाफ है? और अगर बैंक अपने राइट को सिक्योर करने के लिए समझता है कि जी इस कंपनी को वाइंड अप कराना चाहिए, तो एक वाइंडिंग अप ऐसा भी है जो बाय कोर्ट होता है। कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है कि इस कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, और कोर्ट को मूव करते हैं, उसको अप्रोच करते हैं अमंग अदर्स क्रेडिटर्स भी। क्रेडिटर्स भी जाके एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, जो कि कंपनी लॉ का कोर्ट है, और उसको के बता सकते हैं इस कंपनी को वाइंड अप करो इन हालात में, इन वजह से। और अगर कोर्ट ने उसको वाइंड अप कर दिया तो जो एसेट्स होंगे उसमें से लिक्विड करके उसको बेच बाच के बैंक के पैसे लौटाए जाएंगे। और इसीलिए उसको वो बैंक चाहता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहता है कि क्या करे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहता है कि उसको वाइंड अप करा के बंद कर दे। तो अगेन इसके अंदर पॉइंट वही है जो कि हम पिछले क्लास में भी हाईलाइट कर चुके हैं कि शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट्स प्रोटेक्टेड है, वो लायबल टू एनी केस नहीं होंगे, और वो उनके रिस्क पे नहीं आएंगे। हाँ, अलबत्ता कंपनी के अपने एसेट्स जा सकते हैं, शेयर होल्डर के लगे हुए पैसे डूब सकते हैं। तीसरा क्या है? ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। अगर वो पर्सन है तो लाजमन ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी उसका मेन फीचर है। तो कंपनी ओन्स इट्स एसेट्स,
और कंपनी उसके राइट को रिकॉग्नाइज करता है कि कंपनी परचेज भी कर सकती है और ओन भी कर सकती है। इस वजह से वो किसी एसेट का लीगल ओनर भी कंपनी हो सकती है। यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन के राइट्स में से जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट राइट होता है, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, वो इसको हासिल है। और दूसरी चीज ये है कि अब अगर अल्दो मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स ओन द कंपनी येट दे डू नॉट ओन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, ये वाला पॉइंट अगर आप देखें तो इस सेंस में कि शेयर होल्डर कंपनी के शेयर्स के ओनर हैं, इस वजह से कंट्रोल ऑफ द कंपनी उनके पास है। कैसे? क्योंकि वही बोर्ड में बैठेंगे, वही जनरल मीटिंग में बैठेंगे, मगर फिर भी शेयर होल्डर का जो ओनरशिप का राइट है कंपनी पे, वो सिर्फ शेयर्स की हद तक है, कंपनी के एसेट्स पे नहीं है। कंपनी के एसेट्स कंपनी के हैं। हाँ, एक सूरत में वो एसेट शेयर होल्डर को मिल सकते हैं, और वो सूरत क्या है? वो सूरत ये है कि अगर आप यूं कहें कि एक तरफ है शेयर होल्डर्स जो कि इस कंपनी में राइट रखते हैं क्योंकि ये शेयर्स को ओन कर रहे हैं, और वो कंपनी एसेट्स को ओन कर रही है, तो इन एसेट्स पे शेयर होल्डर का राइट सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब ये बीच का बंदा खत्म हो जाए। और खत्म होने का तरीके को हम क्या कहते हैं? वाइंडिंग अप, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 12 है इस आपके कोर्स के अंदर। सेट है? तो अगर ये कंपनी हो गई वाइंड अप, तो वो जो पहले ऑब्लिगेशंस होंगी, लायबिलिटीज होंगी, वो पे ऑफ की जाएंगी, और पे ऑफ करने के बाद जो बच जाएगा वो एसेट्स फिर इन शेयर होल्डर के बन जाएंगे। इसका मतलब एज लॉन्ग एज कंपनी इज एग्जिस्टेंट, जब तक कंपनी जिंदा है, जब तक कंपनी एग्जिस्टेंट है, एसेट्स उसी के हैं, शेयर होल्डर के नहीं है। ठीक है? शेयर होल्डर्स का फिर क्या है? शेयर होल्डर जैसे हमने इसमें देखा, शेयर होल्डर क्या? सिर्फ शेयर्स हैं, जिसकी वजह से उनपे क्या मिलेंगे? कुछ राइट्स मिलेंगे। कैसे राइट्स हैं? जैसे सबसे कॉमन है वोटिंग राइट्स और डिविडेंड का राइट, और एक मैंने बताया था राइट टू बी चोजन या इलेक्टेड एज डायरेक्टर। ठीक है? ये भी एक किस्म का राइट है, बट डज नॉट मेक एनी ऑफ देम ओनर ऑफ द कंपनीज एसेट। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वो एसेट्स कंपनी के हैं जब तक कंपनी जिंदा है। ठीक है? क्लियर हो गए ये पॉइंट्स? अच्छा, अब आता है फोर्थ राइट, और वो ये है राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स। भाई देखिए, अगर आपके कुछ रिसीवेबल्स होंगे, डेटर्स ऑफ द कंपनी ओ मनी टू द कंपनी एंड नॉट इट्स ओनर्स। अब देखिए इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि लेट सपोज कि एक कंपनी ने कुछ सेल्स की टू अ पार्टी, या कंपनी ने किसी को लोन एक्सटेंड किया, लोन दिया। जैसे बैंक भी एक कंपनी होता है, उसने लोन दिया है और वहां से पेमेंट नहीं आ रही, तो अब केस कौन फाइल करेगा? अब केस फाइल, कुछ एक बात समझिएगा, जब हम बात करते हैं ना कि राइट इसका है टू रिसीव, ये जो राइट की बात हो रही है कि राइट टू रिसीव, इसका मतलब कि लीगल राइट। जब आप कोर्ट्स को मूव करते हैं और कोर्ट के पास जाते हैं कि मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम आपका है, मेरे राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करो, तो कहा गया कौन सा राइट आपका इन्फ्रिंज हो रहा है? जी, मेरे पैसे हैं और वो मुझे नहीं दे रहे, ड्यू डेट गुजर चुकी है, डिफॉल्ट हो चुका है, मुझे नहीं दे रहे, मुझे पैसे दिला दो। तो कोर्ट सबसे पहले क्या कहती है? वो पूछती है कि आप कौन हो, क्यों आए हो। इसको कहते हैं लोकस स्टेंडाई। ये लीगल कॉन्सेप्ट है। क्या कहते हैं इसको? लोकस स्टेंडाई। आप कहाँ खड़े हो? लोकस खड़े होने की जगह, आप जो आए हो, आप लीगली किस पोजीशन पे खड़े हो, क्यों खड़े हो, आप बताओ पहले, आपका क्या राइट है, आप हो कौन, क्यों आए हो। ठीक है? तो वो कहते हैं कि जी मैं कंपनी हूं और मेरे एसेट्स हैं। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आज। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, गवर्नमेंट के इदारों के अगेंस्ट, किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के इदारों के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है लोगों को, कि अगर कोई भी इलीगैलिटी हो रही हो, यानी किसी के भी फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, अगर क्या हो रहे हो, इन्फ्रिंज हो रहा हो, और कोई सरकारी डिपार्टमेंट ये काम कर रहा हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक है आर्टिकल 199, इसके तहत वो पिटीशन फाइल करते हैं, और वो पिटीशन फाइल करते हैं डायरेक्टली टू हाई कोर्ट। इस पिटीशन को पंजाब यानी लाहौर हाई कोर्ट, जो पंजाब सूबे के लिए हाई कोर्ट है, वो लाहौर हाई कोर्ट कहलाता है। जो सिंध
सूबे के लिए हाई कोर्ट है वो सिंध हाई कोर्ट कहलाता है, ठीक है। जो बलूचिस्तान के लिए हाई कोर्ट है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट कहलाता है। और जो केपी के लिए हाई कोर्ट है वो पिशावर हाई कोर्ट कहलाता है। इसका मतलब है कि 2 हाई कोर्ट के नाम सिटीज पे हैं और 2 हाई कोर्ट के नाम सूबों पे हैं। तो जो लाहौर हाई कोर्ट है जो पूरे पंजाब के लिए है, तो वहां इसको कहते हैं रिट पिटिशन, WP रिट पिटिशन। और सिंध में उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन। दोनों की बात एक ही है। हाई कोर्ट को जाके कहा जाता है मेरे, आपको पता है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ लाजमी है कौन जा सकता है, कोई कंपनी इसमें इस तरह नहीं जा सकती, क्योंकि इसके अंदर जो राइट्स है ना वो नेचुरल पर्सन के हैं वो, ठीक है। तो नेचुरल पर्सन्स जाते हैं और वो इस राइट को अवेल कर रहे होते हैं, क्योंकि ये इस तरह। तो लुकस स्टेंडाई पहले पूछेंगे तुम कौन आए क्यों हो, भाई तुम्हें वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे भी रहा है कि नहीं, कानून तुम्हें यहाँ खड़े होने की इजाजत दे भी रहा है कि नहीं। तो इसीलिए जब वो कहेंगे ना अच्छा देखो ये पैसे तुम्हारे थोड़ी हैं, ये तो उन लोगों के जो पीछे तुम्हारे खड़े हैं, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं कंपनी हूं और कंपनी पर्सन है, तो वन ऑफ माय राइट्स क्या है कि मैं केस फाइल कर सकूं। क्यों, मुझे अपने रिसीवेबल्स को रिसीव करना है डेटर। आई होप क्या बात समझ आ गई। तो डेटर्स ऑफ अ कंपनी ओ मनी टू द कंपनी एंड नॉट टू इट्स ओनर्स। तो इसका मतलब उनके खिलाफ अगर कोई डेटर्स के खिलाफ केस फाइल करेगा भी तो कंपनी करेगी, शेयर होल्डर केस नहीं फाइल कर सकते, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। 5वां फीचर है मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स। देखिए ये बात समझने की है कि कंपनी एक पर्सन तो है, मगर वो पर्सन एक मेंटल कॉन्सेप्शन है, एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। आप जाके बता सकते हैं ये कंपनी है जी, देखिए ये कंपनी है फलानी, तो हम कहेंगे किधर है, वो तो बिल्डिंग होती है उस कंपनी की। अंदर चले दिखाएं कंपनी कहाँ है जी, ये देखें बोर्ड रूम है, तो यहाँ कौन बैठते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये CEO है, तो भाई ये तो अलग लोग हैं। क्योंकि हकीकत में क्या है कि इस आर्टिफिशियल पर्सन के पीछे भी नेचुरल पर्सन ही होंगे, और वो नेचुरल पर्सन्स जो इस कंपनी के पीछे होते हैं वो डायरेक्टर्स कहलाते हैं। तो कंपनी के सारे डिसीजन मेकिंग कहाँ हो रही होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं। तो कंपनी के सारे मैनेजमेंट और मैटर्स कौन चलाता है, बोर्ड चलाता है। दैट इज वाई ये भी की फीचर है इसका। और वो ये है कि कंपनी इज मैनेज्ड बाय इट्स डायरेक्टर्स हु शुड बी मेंबर्स ऑफ द कंपनी। हाँ हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टर्स के लिए जरूरी है कि वो मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स हो, मगर देयर आर एक्सेप्शंस। और एक्सेप्शंस आगे चल के मैं आपको डिटेल में खुद ही बताऊंगा। देखिए मैं आपको एक आपके तजस्सुस को खत्म करने के लिए एक दो एग्जांपल दे देता हूं कि एक बंदा बोर्ड का मेंबर हो और शेयर होल्डर ना हो, मुमकिन है? यस मुमकिन है। देखिए कैसे, अगर शेयर होल्डिंग किसी कंपनी की गवर्नमेंट के पास हो ए लिमिटेड है, 60% शेयर होल्डिंग फेडरल गवर्नमेंट के पास है। अब फेडरल गवर्नमेंट खुद आके इसके बोर्ड पे कैसे बैठेगी? एक चीज आपको अभी बता देता हूं कि कंपनी का पाकिस्तान में बोर्ड मेंबर ओनली नेचुरल पर्सन कैन बी अ डायरेक्टर, ओनली नेचुरल पर्सन। अब यूके में एक कंपनी के बोर्ड पे दूसरी कंपनी भी हो सकती है, आर्टिफिशियल पर्सन को भी उन्होंने बोर्ड का मेंबर बनाया हुआ होता है, फिर अलबत्ता वो भी थ्रू बोर्ड, मगर पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। ओनली नेचुरल पर्सन कैन बी अ डायरेक्टर। तो अब फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक बंदा जो उसका मुलाजिम होगा, तारिक तुनियो FBR का मुलाजिम है, FBR कंपनी है, अपना गवर्नमेंट है, एक कंपनी FBR ओन करती है। हकीकत भी ऐसा है कि वो कंपनी ओन करती है, कौन सी, उसका नाम है प्राल, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी है, वो FBR ओन करता है। तो अब उसके बोर्ड पे FBR तो खुद नहीं बैठेगा ना, कहेंगे चलो भाई तारिक तुनियो तुम इसके बोर्ड पे बैठ जाओ। तो तारिक तुनियो इसके बोर्ड पे तो बैठ गया और मेंबर बन गया, मगर तारिक तुनियो खुद शेयर होल्डर नहीं है, ये एक्सेप्शन में आ गया। दूसरी एग्जांपल सुने, एक कंपनी ने लिया बैंक से लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन, सब्सटेंशियल अमाउंट था, इक्विटी सपोज करते हैं 20 मिलियन की लगी है और 100 मिलियन का लोन लिया है। तो बैंक कहेगा ना कि आपके पैसे कम लगे हुए मेरे ज्यादा है,
तो अगर डूब गए तो मेरा नुकसान ज्यादा है। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट आपको एक बंदा मेरा अपने बोर्ड पे बिठाना पड़ेगा, ताकि मैं अपने पैसे का प्रोटेक्शन तो कर सकूं ना, कि आप पैसे कहां खर्च करो। तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत भी एक डायरेक्टर बोर्ड पे बिठाया जा सकता है। क्या ये बातें क्लियर हो गई आप सबके लिए बेटा? तो बुनियादी तौर पे जो बात है कंपनी के फीचर्स में क्या है, मैनेजमेंट उसकी कौन चलाता है? मैनेजमेंट उसकी डायरेक्टर्स चलाते हैं। कंपनी का बिजनेस जो होगा वो डायरेक्टर चलाते हैं। इन स्मॉल कंपनीज जो नॉर्मली प्राइवेट कंपनीज हैं, उसमें अब एक चीज आमतौर पे हम कहते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जो एक कहावत है कि ओनर्स अलग मैनेजर्स अलग, कंपनी के लिए बात कही जाती है। कैसे कही जाती है? कहा जाता है, देखें आपने इंडिविजुअल के लिए भी एक बात स्टडी की थी और कहा था कि इसके लिए दो लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, ओन्ड प्लस मैनेज्ड बाय सेम पर्सन। ठीक है, हमने कहा था पार्टनरशिप, उसमें भी ऐसा है कि ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय सेम ग्रुप, ऐसा है ना। मगर हमने क्या कहा था, कंपनी में ओनर अलग मैनेजर अलग, नॉर्मली यही कहा जाता है ना। ओनर घरों को बैठे होंगे, बिजनेस कंपनी के मैनेजर चला रहे हैं। ये बात दुरुस्त है, मगर सारी कंपनीज के लिए नहीं। ये दुरुस्त है पब्लिक कंपनीज के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए, लिस्टेड कंपनीज के लिए, मगर प्राइवेट और स्मॉल कंपनी के लिए दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो ही जो ओन करने वाले लोग हैं वो ही डायरेक्टर बन के कंपनी चला भी रहे होते हैं। ठीक है, तो इन स्मॉल कंपनीज शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर्स आर द सेम इंडिविजुअल्स, बट लार्ज कंपनीज डायरेक्टर माइट होल्ड स्मॉल पोर्शन ऑफ द शेयर्स, और कहीं कहीं पे उनके पास शेयर भी नहीं होंगे, जैसे हमने अभी भी देखा, या कहीं कहीं पे हो सकता है कि सिर्फ क्वालिफाइंग शेयर्स हो। क्वालिफाइंग शेयर का मतलब क्या? एक शेयर, ताकि वो शेयर होल्डर बन जाए, ताकि वो मेंबर बन सके। उनको इसलिए नहीं लाया गया बोर्ड में कि वो शेयर होल्डर हैं या उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो उसके लिए इसलिए ला रहे हैं कि उनकी एक्सपर्टीज है, उसके एक्सपर्टीज के लिए वैल्यू किया जा रहा है। तो उनके पास जो लार्ज कंपनीज हैं उसमें शेयर होल्डिंग होगी भी तो बहुत नॉमिनल, मगर बिजनेस चलाने का काम वो करते हैं, इवन नो शेयर्स एट ऑल। इसका मतलब क्या है, जो मैंने पिछली एग्जांपल दी थी, आई होप कि चीजें क्लियर हो गई आपको मैनेजमेंट वाली। अब आता है टैक्स की बात, कि कंपनी चूंकि सेपरेट पर्सन है तो उस पर टैक्स अलग है, और अगर उस पर टैक्स अलग है तो इसकी एक एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल है कि कंपनी चूंकि एज अ सेपरेट पर्सन है, उसने अपने प्रॉफिट पे दे दिया टैक्स अलग, और जो आफ्टर टैक्स उसका प्रॉफिट है उसने जब उसे डिविडेंड की फॉर्म में दिया तो उस पे अलग टैक्स लगेगा। क्यों अलग टैक्स लगेगा? कि वो जो शेयर होल्डर है इज ए सेपरेट पर्सन, तो यहां पे टैक्स लगना अलग, यहां पे टैक्स लगना अलग। क्यों? क्योंकि कंपनी इज ए सेपरेट लीगल पर्सन। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे फीचर्स हकीकत में क्यों कंपनी को मिले, ये सारे के सारे राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं जिसकी हम लिस्ट बना रहे हैं, जो सिर्फ इसलिए उसको मिले क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इस वजह से उसको ये सारी चीजें देखनी पड़ी। और लीगल ऑब्लिगेशंस में आखिरी चीज क्या है, कि अगर कंपनी कोई लॉ ब्रेक करती है तो उसके लिए खुद जिम्मेदार है, अलबत्ता अलबत्ता और शेयर होल्डर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अलबत्ता एक इसमें कॉन्सेप्ट है, वो ये है जिसको हम लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल कहते हैं। ठीक है, ये देखें, सपोज कर लें कि एक शेयर होल्डर हैं ए, बी और सी। इन शेयर होल्डर्स ने, प्रोमोटर्स थे पहले, सब्सक्राइबर्स बने। प्रोमोटर कब कहते हैं? जब कंपनी अपनी वजूद में नहीं आई। फिर उन्होंने क्या किया? पेपर वर्क कर लिया, जिसमें उन्होंने आर्टिकल्स को, मेमोरेंडम को ड्राफ्ट करके और रजिस्ट्रार के पास जमा कर लिया। तो अब वो क्या बन चुके हैं? क्योंकि उसके आखिर में वो अपना साइन कर चुके होते हैं लोग कि हम शेयर्स लेंगे इतने इस कंपनी के बनने के बाद, तो वो बन चुके हैं सब्सक्राइबर। तो स्टेजेस क्या होती हैं? पहले प्रोमोटर्स, फिर सब्सक्राइबर, फिर शेयर होल्डर। तो ये बन चुके हैं शेयर होल्डर। इन्होंने बनाई है एक कंपनी, और वो कंपनी कोई काम कर रही है इलीगल। अब पहली बात तो ये है कि अगर ये काम कंपनी ने किया तो कंपनी उसकी जिम्मेदार है, मगर फिर इसमें एबीसी का कोई जिम्मा नहीं है। तभी तो मैंने कहा था ना कि ये रिस्की वेंचर भी करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर गैर कानूनी काम करने के लिए कंपनी खोल लो और बोलो जी मैं जिम्मेदार नहीं हूं, कंपनी को जेल में डाल दो।
यहां आके एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। क्या लिफ्टिंग? कोर्ट्स देखती हैं कि क्या इन्होंने ये कंपनी का जो स्ट्रक्चर है ये बना के फ्रॉड तो नहीं किया, ऑन पर्पस ये फ्रॉड करने चाह रहे थे। तो फिर वो क्या करते हैं, इस पर्दे को, ये जो कंपनी का पर्दा है बीच में, इधर इलीगल एक्ट, इधर शेयर होल्डर्स, बीच में कंपनी है, तो इसको वो उठा देते हैं, लिफ्टिंग कर लेते हैं, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। ये हट गया तो अब इलीगल का जिम्मा इनके गले पड़ता है। मत मानिए कि उन्होंने कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी होने का जो राइट था वो ही हटा दिया कि चल तू हट जा। हमें अब देखिए, कंपनी है बेसिकली, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो ही नहीं सकती अगर कोई इलीगल ऑब्जेक्ट हो तो। मगर एक कंपनी इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं रख रही थी, लीगल ऑब्जेक्ट रख रही थी, वो बन गई, मगर एक्ट इलीगल कर दिया। एक्ट इलीगल कर, सपोज करें कंपनी बनी थी एलपीजी इंपोर्ट करने के लिए, कंपनी इंपोर्ट हुई थी, बनी हुई थी कोई गैस इंपोर्ट करने के लिए, ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, और उसने ड्रग्स इंपोर्ट कर दी, तो फिर तो इलीगल तो हो गया ना। तो कंपनी बन सकती है, इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बनी थी। मगर देखना फिर यहाँ क्या होता है कि क्या उसमें ये वाकई गलती किसी यानी ग्रुप की है या ऑन पर्पस गलती की गई है। अगर ऑन पर्पस गलती की गई तो जाती तौर पे भी बंदा फंस सकता है। डायरेक्टर्स काफी कंपनीज के जेलों में गए, क्यों? कोर्ट ने वहां कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी वाली चीज को इग्नोर करके, इसको कहते हैं क्या कर दिया, कोर्ट ने लिफ्ट कर दिया। क्या? कॉर्पोरेट वेल, वो पर्दा जो था कॉर्पोरेशन का, इन कॉर्पोरेशन का वो उन्होंने उठा दिया। उठा दिया, सामने क्राइम था, ये बंदा था, इसके गले पड़ गया। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? करें बेटा सवाल सॉल्व, बताएं जी इसका क्या जवाब है। सर जी इसका जवाब क्या है, व्हाट कैन अ कंपनी डू एज अ लीगल पर्सन? ओनली सेल गुड्स, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर पर्संस, इंडिविजुअल एंड अदर कंपनीज, एक्ट एज नेचुरल पर्सन, अवॉइड ऑल लीगल ऑब्लिगेशंस। करेक्ट आंसर इज यस, करेक्ट आंसर इज ए। सेकंड, इसमें फीचर्स ज्यादा हैं तो थोड़े सवाल ज्यादा हैं, जल्दी जल्दी करें। Who is liable for the debts of a company? The shareholder, the employees, the company itself, and the directors. And the correct answer is हाँ भाई, is C, correct. Liable for the debts of the company, खुद separate legal entity है। ये सवाल कीजिएगा, who owns the assets of company? Shareholder, director, company itself, and the government. The company itself. What do shareholders own in a company? उनका क्या है भाई कंपनी में, बताओ। सर जी द कंपनीज एसेट्स, कंपनीज डेट्स, शेयर्स इन द कंपनी, द कंपनीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या है उनका? उनका है सिर्फ शेयर, शेयर के ओनर है, जिसकी वजह से फिर उनको राइट्स और ऑब्लिगेशंस मिल जाती है। करेक्ट। टू whom does a debtor owe money in relation to a company? डेटर को पैसे लौटाने हो, किससे वो केस फाइल होने की उम्मीद कर सकता है, डर सकता है, या पैसे लौटाने हैं? द शेयर होल्डर को, कि चल यार वैसे पैसे तो उसी को डिविडेंड की फॉर्म में मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट कौन सा मेरा बेटा, फर्स्ट सवाल वाला, ये नोमी ये सवाल है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है बेटा आपका, या ये? सेकंड वाला, लाइबिलिटी वाला? नोमी कंफर्म कर लो बेटा, ये वाला एक्सप्लेन करना। ओके, देखिए, हु इज लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी, इसका मतलब क्या है, कंपनी ने लिया लोन किससे, बैंक से, तो ये कंपनी का क्या बन गया है, कंपनी का बन गया है डेट। कौन पे करेगा, कंपनी खुद। कंपनी पे करेगी या उसके शेयर होल्डर्स पे करेंगे, कंपनी। बैंक को केस फाइल करना हुआ किस पे फाइल करेगी, कंपनी। क्लियर है बेटा? तो हु इज लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी, हु इज लायबल, द कंपनी इटसेल्फ। अब बताओ, क्लियर है बेटा? क्लियर है? आ जाए इस सवाल पे। whom does the debtors owe money? They owe money to the company.
अच्छा, हु टिपिकली मैनेजेस द कंपनी, बताएं, टिपिकली हु मैनेजेस द कंपनी? कंपनी में शेयर होल्डर्स भी तो जनरल मीटिंग्स में फैसले कर रहे होते हैं ना, बट वो मैनेज नहीं करते, वो मैनेजमेंट का काम जो है वो डायरेक्टर से लेते हैं। डायरेक्टर को इलेक्ट वो जरूर करते हैं। इन लार्ज कंपनीज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर? Directors always own a majority of the shares. Directors may hold a small proportion of the shares and none at all. Directors and shareholders are always the same individuals. Shareholders manage the company. देखिए, shareholders manage the company. ये सारी चीजों में what is correct? In large companies, the key point is this: large companies, directors may hold only smaller. This is the correct answer. Yes, but in who is liable to pay tax on company's income? कौन पे करेगा? कौन पे करेगा? कंपनी itself पे करेगी। If a company breaks the law, who is liable? Typically, this is important word, typically, क्योंकि lifting the corporate veil भी हो सकता है। The company itself is liable. Yes, करें। Under what circumstances might the owner and directors of a company be personally liable to legal breaches? Personally liable to legal breaches, इसका मतलब है कि ये शेयर होल्डर या डायरेक्टर को भी जाके उस काम के लिए जो कंपनी ने किया जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। Only when the company is profitable, in certain specific situations defined by law, when they own more than 50% of the shares, when the company is a sole proprietorship. इसमें करेक्ट क्या है? इसके certain specific circumstances होते हैं जो लॉ में डिफाइंड होते हैं। ठीक है, चलें अब आप जरा मुझे कनेक्शन करके दें, बताएं कि चैप्टर 1 में जो थीम 1 थी वो था फीचर्स ऑफ अ कंपनी। उसमें सबसे पहले हमने टॉपिक 1 उठाया और कंपनी एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन स्टडी किया। उसमें हमने सोल प्रोप्राइटर, उसमें हमने पार्टनरशिप, उसमें हमने कंपनी को कंपेयर करके स्टडी किया। उसके बाद हम चले गए दूसरे पॉइंट की तरफ, दूसरे टॉपिक की तरफ, फीचर्स की तरफ। वो फीचर्स हमने गिनवाए, 7 फीचर थे और उसको हमने स्टडी किया। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक थीम 1 का, और वो क्या है? सेपरेट पर्सनैलिटी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। इस पे सवाल भी बनता है, तो जरा तवज्जो से इसको सुनिएगा। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी? देखिए जरा क्या है इसका। सबसे पहले चीज ये है कि जब हम बात करते हैं ना कि कोई पर्सन, एक बात क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है। मैं आपको एक बात पहले भी मेंशन की थी ब्रीफली, अब थोड़ी सी तफसील में बताता हूँ। भाई देखिए, पाकिस्तान के लिए कायदे आजम केस लड़ रहे थे, करेक्ट, पाकिस्तान बनाने के लिए। और थ्रू आउट द स्ट्रगल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह किस चीज को फाइट कर रहे थे? टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी। भाई क्यों टू नेशन थ्योरी को वो साबित करने की कोशिश कर रहे थे? भाई टू नेशन थ्योरी है क्या? मुस्लिम्स आर अ सेपरेट नेशन, हिंदूज आर सेपरेट नेशन। भाई इससे क्या होगा? इसमें तो किसी को शक थोड़ी था। मुस्लिम एंड हिंदू दो अलग ही रिलीजन्स हैं, दो अलग कल्चर्स, दो अलग चीजें, इबादतें, हर चीज अलग, मतलब पैदा होने से मरने तक की रसूमात अलग। तो फिर भी साबित क्यों करना चाह रहे थे? क्योंकि आपको पता है इसका क्या है, वो साबित इसलिए करना चाह रहे थे कि ये एक लीगल कॉन्सेप्ट भी है। क्या लीगल कॉन्सेप्ट है? इसके पीछे एक लीगल कॉन्सेप्ट क्या था कि जो दुनिया में इस वक्त सिस्टम चलता है, उस सिस्टम को कहते हैं नेशन स्टेट सिस्टम। नेशन स्टेट सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम कौन सा चलता है? नेशन स्टेट सिस्टम। ये यूरोप में एक ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी, उसके बाद से लेके ये सिस्टम चलता है, जिसके मुताबिक हर नेशन की अपनी एक स्टेट होगी। आई बात समझ? तो आप देखिए कायदे आजम ने क्या कहा, मुस्लिम्स आर सेपरेट नेशन मानो, क्योंकि अगर तुम मानोगे तो इनको क्या देना पड़ेगा आपको? कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका? टू नेशन थ्योरी का कॉन्सिक्वेंस क्या बना? आपने कहा ना हाँ अलग हैं,
तो फिर एक क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। एक चीज क्या कि इनको अलग स्टेट हासिल होनी चाहिए, ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया जो बताना चाह रहा हूं। ऐसे ही जब हम कहेंगे कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, अगर आप मानते हो कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, तो फिर क्या क्या मानना पड़ेगा, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। आप उसको मानते हो पर्सन है, अगर कहते हो जी पर्सन है, तो फिर अब आपको मानना पड़ेगा ना पर्सन है, तो चलो इस पर्सन होने की वजह से ये राइट्स उसको देने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या बन जाती है कंपनी की इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, के व्हेन वी से कि जब कोई कंपनी है और उसकी सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है, तो उसका पहला कॉन्सिक्वेंस होता है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स ऑफ बिजनेस। यानी अब मैं मिसाल देता हूं, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, शेयर होल्डर कंपनी में शेयर्स परचेज कर रहे हैं और लगा रहे हैं, सपोज करें 50,000, कंपनी ने आगे बैंक से लोन लिया 10 करोड़ रुपए का। अब बैंक जो है सिर्फ और सिर्फ कंपनी से रिकवरी कर सकती है। ऑनलाइन बेटा सिर्फ एक चीज वेट कीजिएगा, मैं अभी इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, बस 1-2 मिनट का ब्रेक कर रहा हूं। रिकॉर्डिंग बंद करनी है अभी, रिज्यूम लीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स की, आपके पास आवाज स्क्रीन सब ठीक आ रहा है। देखिए जो कॉन्सिक्वेंस की बात हम कर रहे थे कि अगर किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस, इसका मतलब है कि अगर आपने उसको कहा आप टू नेशन थ्योरी हो तो मुल्क देना पड़ेगा, इसी तरीके से अगर कंपनी माना तो 3 चीजें जो होंगी वो लाजिम हो जाएंगी। 3 चीजें कौन सी होंगी लाजिम, सबसे पहले तो लिमिटेड लायबिलिटी, उसके बाद ये सेपरेट ओनरशिप ऑफ द जो ओनर्स और डायरेक्टर वाली बात थी, जो कि अगेन मैं आपको बता रहा हूं जिसका खास तौर पे ताल्लुक किसी से, लार्ज कंपनी से होगा, मगर ये उसका कॉन्सिक्वेंस बन जाता है। और दूसरा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, परपेचुअल सक्सेशन और परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ये वो चीजें हैं जो हमारी आईकेप की बुक ने आइडेंटिफाई की हुई हैं एज क्या, कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, इस कॉन्सिक्वेंस अगर आप एग्जामिनर आपसे एमसीक्यू बनाता है तो यही पॉइंट्स हैं जिन तक हमने अपने आप को महदूद करना है, क्योंकि हमें अपनी बुक को फॉलो करना है। सेट है, चले अब आ जाएं, जरा करें सवाल को। Which of the following is a consequence of separate legal personality? अभी आपने देखा अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, नो लायबिलिटी और ज्वाइंट लायबिलिटी। नई की फीचर उसका कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट ओनरशिप from control in a company means, concept of separate ownership, ओनरशिप अलग कंट्रोल अलग, फ्रॉम कंट्रोल, ये कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, जो डे टू डे मैनेजमेंट है। ठीक है, ओनरशिप डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द कंपनीज ऑपरेशंस, डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स हैव द सेम रोल, डायरेक्टर्स मैनेज द कंपनी व्हाइल ओनरशिप लाइज विद द मेंबर्स, और मेंबर्स मैनेज द कंपनी डायरेक्टली। व्हाट इज द करेक्ट, यही चीज है जो करेक्ट है सी में। Which of the following best describes perpetual succession? perpetual succession क्या है, perpetual succession क्या है? एक कंपनी की एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि एक कंपनी के बोर्ड की मीटिंग चल रही है, ठीक है, से उसके टोटल 10 शेयर होल्डर थे, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर लंदन की एग्जांपल है। जर्मन एरोप्लेन ने बम गिराया, 10 लोग मर गए, तो सारे शेयर होल्डर मर गए, मगर कंपनी फिर भी चलती रही, क्योंकि उन 10 लोगों के शेयर्स उनके बच्चों को मिल गए और कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कंपनी का ताल्लुक उस इंडिविजुअल की लाइफ से नहीं है। अलबत्ता सोल ट्रेडर, बंदा गया बिजनेस खत्म, पार्टनरशिप बंदा गया पार्टनरशिप डिसॉल्व, ऐसा है ना। तो इसको कहते हैं क्या, परपेचुअल यानी कंटिन्यूअस सक्सेशन। अब समझ आ गई, सक्सेशन का मतलब क्या है, एक बाद दूसरा आना, दूसरे के बाद तीसरा आना, यानी शेयर होल्डर चेंज होते रहेंगे, मगर कंपनी जो होगी वो उससे अलग होगा। द कंपनी एग्जिस्ट ओनली एज लॉन्ग एज द ओरिजिनल मेंबर्स आर लाइव। अब कोक को जिसने बनाया, जो शेयर होल्डर थे वो तो कब के मर चुके, पेप्सी कब के मर चुके, मगर अभी भी कंपनी चल रही है। ठीक, company's existence is unaffected by change in the ownership or membership. The company must dissolve when the ownership is transferred, and company must renew its existence. No, this is the correct answer. ठीक है, कंपनी में कोई फर्क
नहीं पड़ता, कंपनी एग्जिस्टेंस इज अनअफेक्टेड। ठीक है, चले बेटा, आपने अब ये जो चैप्टर 1 थीम 1 है उसको जरा कनेक्ट करें। पहले में हमने क्या पढ़ा था सेगमेंट में, हमने पढ़ा था 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, उसके बाद हमने 7, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा 7 फीचर्स, उसके बाद हमने क्या देखा 3 कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, इस तरह आप एक एक चैप्टर को, मैंने कहा था ना इजी हो जाएगा याद करना, अब इजी हो गया। आप देखें जरा, टोटल चैप्टर में 5 थीम, थीम 1 में 6 टॉपिक, 6 टॉपिक में पहले में 3, दूसरे में 7, तीसरे में 3। आए नेक्स्ट चीज की तरफ, और वो है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। ये भी हमने किसी वे में टच किया है, बट लेट्स गो थ्रू सम डिटेल्स के अगर हम एक मिसाल ले लें, इसकी मैं एक एग्जांपल पहले देता हूं आपको। एग्जाम्पल ये है कि एक बंदा है मिस्टर एक्स, और उसकी डेथ पे लेट सपोज के एक उसकी विडो है, वाइफ, एक सन है और 2 उसकी डॉटर्स हैं, और भी फैमिली मेंबर्स हैं एक्सटेंडेड फैमिली के। ठीक है, तो जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, अगर उसमें सपोज करते हैं कि एक बिजनेस एक्टिविटी भी उसकी थी, बिजनेस भी था, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, तो आपका वो बिजनेस, अगर ये वाइफ, बेटा, बेटी, अगर ये बेवकूफी करें या और रिलेटिव्स बेवकूफी करें, तो बिजनेस बंद हो जाता है कि भाई मुझे इसका हिस्सा चाहिए, मुझे इसका हिस्सा चाहिए। वही फैक्ट्री जो एक तरफ सिंगल बंदे के कंट्रोल में थी, अब सडनली उसी फैक्ट्री को 1, 2, 4 लोग और कुछ और रिलेटिव भी उठ के आ जाते हैं। तो आप बताएं कि जब ये फैक्ट्री एक बंदा बना के लगा के चला रहा था, चल रही थी, अब ये सारे कहेंगे कि मुझे इसका, मेरी है और मुझे हिस्सा हो, तो फैक्ट्री रहेगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो सोल प्रोप्राइटर में सबसे बड़ा मसला है। ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है। देखिए एक मिसाल देता हूं दूसरी, इसकी डेथ पे क्या हुआ, इसकी डेथ पे एक अकाउंट में पड़े हुए थे 3 करोड़ रुपए, और वहीं से ये इंपोर्ट करता था फैक्ट्री का रॉ मटेरियल। जैसे ही बैंक को उसकी डेथ का पता चला, बैंक ने अकाउंट कर दिया फ्रीज। आपको पता है बैंक अकाउंट पूरी फ्रीज कर देता है, 1 रुपया नहीं निकल पाएगा। मेरी बुक बेटा बिल्कुल मिलेगी, मैंने आपको पहली क्लास में, सेकंड क्लास में इन्फॉर्म किया था कि मैं आपको मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहा हूं वो 3 किस्म का है। एक मटेरियल है जो कि स्लाइड्स की फॉर्म में है, जो आपको पूरा कंपनी का शो करेगा। दूसरा मटेरियल जो आप, जिसको एज ए आप लर्निंग मटेरियल यूज कर रहे हैं। दूसरा वो है जो आपकी बुक की लैंग्वेज है उसको बिल्कुल आसान करके, इजी करके टेबुलर फॉर्म में है। वो आपको उसका पहला चैप्टर मैं आपको जल्दी ही दे दूंगा, वो कंप्लीट बुक बनी हुई है, एक एक चैप्टर जो है वो इजी टू रिमेंबर। और तीसरा मटेरियल है रिवीजन करने के लिए, जो समरी शीट्स, मास्टर शीट, समरी शीट्स हैं। ठीक है, तीनों चीजें आपको मिलेंगी। तो आपको आईकेप की बुक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पहले ही आप इन सारे रिसोर्सेज में वही यूज कर रहे हो। तो बैंक ने क्या कर दिया, अकाउंट कर दिया फ्रीज। अब मुझे बताएं बिजनेस का क्या हुआ। यहां से फैक्ट्री ने क्या करने थे, ऑर्डर डिलीवर करने थे, और ऑर्डर के लिए क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आपका बैंक फ्रीज हो चुका है। तो सोल प्रोप्राइटर के लिए डेथ के बाद बिजनेस कंटिन्यू होना बड़ा मुश्किल। सेम हैपेंस टू पार्टनरशिप, मगर कंपनी में ऐसा नहीं है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो इन अदर वर्ड्स बन जाते हैं ओनर्स। ठीक है, इन शेयर होल्डर्स को मेंबर भी कहते हैं। मेंबर क्यों कहते हैं, और दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, हालांकि दोनों में डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंस में अभी आपको बता देता हूं कि ये कहना कि शेयर होल्डर और मेंबर सिनोनिमस है, यस है, बिल्कुल है। हम इंटरचेंजेबली मेंबर और शेयर होल्डर एक ही चीज को समझते हैं, मगर नहीं, जरूरी नहीं है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं जिसमें इनमें फर्क आ जाता है। पहली एग्जाम्पल, शेयर होल्डर सिर्फ उसी वक्त होता है किसी भी कंपनी का जब कंपनी के शेयर्स हों, कंपनी के शेयर्स हों, यानी कंपनी का कैपिटल हो, और उस कैपिटल को शेयर्स की फॉर्म में तोड़ के इशू किया गया हो,
तो जो कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल बनती है, एग्जाम्पल विदाउट शेयर कैपिटल कौन सी कंपनी बनती है? कंपनी होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स, और दूसरी टाइप क्या है कंपनी की? लिमिटेड बाय गारंटी। अब लिमिटेड बाय गारंटी में भी, जैसे कल भी मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कि विद शेयर कैपिटल भी होती है, विदाउट शेयर कैपिटल भी होती है। तो लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल में शेयर होल्डर नहीं कहलाता, क्योंकि उसमें शेयर्स ही नहीं है, तो शेयर कहां से? ये तफसील आप आगे चल के पढ़ोगे, भी सिर्फ मैं आपको मेंशन किया हूं, चूंकि आपके चैप्टर 1 के इस थीम में ये चीज का जिक्र है, तो मुझे वजाहत करनी पड़ रही है। वैसे ये आगे के टॉपिक है, शेयर कैपिटल बजाते खुद एक चैप्टर आ रहा है, ठीक है। तो अगर कंपनी क्या है? लिमिटेड बाय गारंटी और विदाउट शेयर कैपिटल है, तो उसमें शेयर होल्डर नहीं कह सकते हम, क्योंकि शेयर होल्डर नहीं है वहां। वहां सिर्फ हम क्या कहते हैं? मेंबर्स। बात समझ आ गई कि इनमें फर्क हो सकता है, फर्क हो सकता है, आमतौर पर सिनोनिमस है, वरना फर्क हो सकता है। दूसरी एग्जाम्पल ये है कि मेंबर हम कब कहते हैं उसको? भाई मेंबर हम उसको उस वक्त कहते हैं जब कंपनी के शेयर होल्डर के रजिस्टर में उसकी एंट्री हो। कंपनी का शेयर होल्डर, आपके पास शेयर तो है, मसलन आपने स्टॉक एक्सचेंज से एक कंपनी, लिस्टेड कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, मगर जाके कंपनी के एक, फिर कंपनी का रजिस्ट्रार होता है, ठीक है। क्या होता है? देखिए एक बात समझे, आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के शेयर्स परचेज किए, ठीक है। फिर क्या किया? किस कंपनी के शेयर्स परचेज किए आपने? ए लिमिटेड के शेयर्स परचेज किए। आपने बेचने थे तो आपने फिर अगले दिन बेच दिए, 2 दिन बाद बेच दिए, मगर नहीं, आपने रखने थे। आप फिर क्या करोगे? इस कंपनी को, इस कंपनी के, इसके शेयर रजिस्ट्रार होता है, शेयर रजिस्ट्रार। आपको पता है ये शेयर रजिस्ट्रार वो SECP कमीशन वाला रजिस्ट्रार नहीं, जो कंपनियां बनाता है, कंपनियों को सर्टिफिकेट देता है, रजिस्टर करता है, ये वो रजिस्टर नहीं, ये आम सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। ये भी पाकिस्तान में शेयर रजिस्ट्रेशन का जो काम करते हैं, वो इसलिए कि आपने शेयर्स परचेज किए। अब शेयर परचेज करने वाला बंदा था मिस्टर पी। मिस्टर पी क्या करेगा? इसने शेयर परचेज किए, अब ये जाएगा इस कंपनी की शेयर इसके पास, और उसको एप्लीकेशन देगा कि आपके पास ये जो शेयर्स है ना 5,000, ये रजिस्टर्ड हैं किसी मिस्टर एम के नाम पे। अब मैंने खरीद लिए हैं, अब एम की जगह मेरा नाम रख दो, ताकि जब ये कंपनी डिविडेंड इशू करेगी, तो डिविडेंड जो होगा इससे इशू हो जाएगा, जिसका नाम अपीयर हो रहा होगा। तो इसीलिए अगर ये नहीं करता इस तरह, उस शेयर रजिस्ट्रार के पास जाके, ये रजिस्ट्रार कंपनियां हायर करती हैं, ये कंपनी हायर करती है, उसकी एम्प्लॉयज नहीं होती। ये भी बात मैं आपको बता दूं कि ये भी पाकिस्तान में कंपनी के फॉर्म से काम करती हैं, यानी शेयर रजिस्ट्रेशन का जो सर्विसेज है वो भी एज अ कंपनी बन के, वो इनकॉर्पोरेट होके ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इनका काम क्या है? ये रिकॉर्ड रखना कि जी हमारी क्लाइंट में से एक ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड के शेयर किस किस के पास हैं, ये रिकॉर्ड रखने का काम करना। तो आप अगर नहीं गए, मिस्टर पी नहीं गया, तो मिस्टर पी शेयर होल्डर तो है, मेंबर नहीं है, क्योंकि रजिस्टर में उसका नाम नहीं है। किसका रजिस्टर कहलाता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कहलाता है, ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कहलाता है। तो इस सेंस में वो शेयर होल्डर है मगर मेंबर नहीं है। तो मैंने आपको चंद एग्जाम्पल क्या दी कि ये वन इन द सेम तो हैं, इंटरचेंजेबल तो हैं, मगर इसके डिफरेंसेस भी हैं जो बाद में डिस्कस होंगे, मगर अभी मैंने आपको चंद एक मेंशन कर दिए ताकि आपके लिए थोड़ा सा पॉइंट समझना आसान हो जाए। क्लियर हो गए ये पॉइंट? अच्छा बताएं, अब आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो क्या है कि शेयर्स कौन परचेज कर सकता है, कौन ओन कर सकता है? तो कोई भी पर्सन ओन कर सकता है, जिसको पर्सन का लीगल स्टेटस हासिल है, तो वो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे वो कंपनी हो। इसका मतलब है कि शेयर होल्डर एक इंडिविजुअल भी बन सकता है, कंपनी के शेयर्स एक इंडिविजुअल भी परचेस कर सकता है, कंपनी के शेयर्स एक और कंपनी भी परचेज कर सकती है। तो सर क्या 2 लोग मिलके शेयर परचेज कर सकते हैं? जवाब है यस, मगर वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएंगे। जो 2 ज्वाइंटली शेयर्स ओन करते हैं उसको ज्वाइंट ओनर्स कहा जाता है,
ठीक है, ज्वाइंट ओनरशिप कहलाती है। तो ज्वाइंट ओनर्स होंगे, ये भी मुमकिन है कि वो कंपनी के, तो हर पर्सन, तो दिस मीन्स वन कंपनी में ओन शेयर्स इन अनदर कंपनी, यस, वेरी कॉमन प्रैक्टिस फॉर सम कंपनीज टू ओन सम और ऑल। ऑल का मतलब क्या है? ऑल का मतलब है 100% शेयर्स ओन करना। 100% शेयर्स ओन करने का मतलब क्या है? होल्ली ओन्ड सब्सिडरी बनाना, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कंपनी के शेयर्स क्योंकि प्रॉपर्टी हैं बजाते खुद, जब वो प्रॉपर्टी हैं तो इस वजह से उनको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। ट्रांसफर करने के मोड्स क्या हैं? सेल, गिफ्ट, इनहेरिटेंस, ठीक है। और इसमें किसी से कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप में जब एक बंदा पार्टनरशिप से निकलना चाहता है और दूसरा लाना चाहता है, तो जो प्रीवियस पार्टनर्स हैं उसका अप्रूवल चाहिए। बगैर अप्रूवल के ये काम नहीं हो सकता। अलबत्ता शेयर होल्डर्स में ये मुमकिन नहीं है। हाँ, वहां पे भी प्राइवेट कंपनीज में कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि फर्स्ट राइट, मिसाल मैं हूं शेयर होल्डर और मेरे पास 10% शेयर्स हैं। अब मैं अगर शेयर्स बेचना चाहता हूं तो मैं बेचने से पहले ना फर्स्ट राइट ऑफ रिजेक्शन दूंगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। उनकी इजाजत नहीं चाहिए, अप्रूवल नहीं चाहिए। पार्टनरशिप में चाहिए होता है अप्रूवल। अप्रूवल के बगैर आप कर ही नहीं सकते। इसमें अप्रूवल नहीं चाहिए, अप्रूवल नहीं है। इसमें क्या है? वो ऑफर किया जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। एग्जिस्टिंग मना करेंगे तो बाहर के न्यू को सेल की जाएगी। मगर यहाँ फर्स्ट राइट ऑफ रिजेक्शन लिमिटेड जो स्मॉल कंपनीज होंगी, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उसमें देना पड़ता है। अलबत्ता ये अप्रूवल नहीं है। इसीलिए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज इजी, ठीक है। कैसे ट्रांसफर होती है ओनरशिप? इसका मतलब है कि शेयर्स को सेल करो, गिफ्ट करो, इनहेरिटेंस में ट्रांसफर कर दो। अच्छा, अब ये जो वेयर द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड, राइट्स एसोसिएटेड विद शेयर्स, जैसे कि डिविडेंड रिसीव करना, मीटिंग्स अटेंड करना और उसमें वोट करना, ये भी ट्रांसफर हो जाता है टू दी न्यू मेंबर्स। इसका मतलब क्या है कि अब जो न्यू मेंबर है वो शेयर होल्डर के सारे राइट्स एक्सरसाइज करेगा। और दी शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली। इजीली कैसे? वही जो फॉर्म मैंने आपको बताया कि आप 3 फॉर्म से, सेल, गिफ्ट, इनहेरिटेंस के जरिए ये काम कर सकते हो, ठीक है। When shares are transferred, ये पॉइंट रिपीट हो रहा है, change in ownership such as by way of sale of shares, even death of the owners or bankruptcy does not affect existence of company। तो ये पॉइंट पहले भी हाईलाइट हुआ कि अगर एग्जिस्टिंग, सपोज करते हैं कि 3 लोग हैं, ए, बी और सी। इन 3 लोगों ने बनाई कंपनी एक्स लिमिटेड। आज ना उसमें ए है, ना बी है, ना सी है। डेथ की वजह से या सेल की वजह से वो जा चुके हैं। आज जो लोग हैं वो है कौन? एम, एन और ओ। तो कंपनी के एग्जिस्टेंस से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी को दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, कंपनी को दोबारा नहीं बार बार इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी ओनरशिप चेंज से मुतासिर नहीं होती। किसी एक की या चंद की या सबकी डेथ से, और इवन बैंकरप्सी है, मसलन इसमें से ए बैंकरप्ट हो गया था। आपको पता है बैंकरप्सी से क्या होगा? उसके शेयर्स जो हैं, जो ओनरशिप है, वो चले जाएंगे कहाँ पे? बैंकरप्सी में कोर्ट के पास चले जाते हैं। कोर्ट फिर उसका फैसला करता है कि चूंकि इसकी तरफ लायबिलिटीज थी, तो ए का उठा के कोर्ट ने शेयर होल्डिंग दे दिए बैंक को, और अब वो बैंक जो है इस कंपनी का शेयर होल्डर बन चुका है। मगर फिर भी इट्स ऑल्सो अ फॉर्म के जिसमें ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर का तरीकेकार है। सेट है। हमारा फोर्थ टॉपिक क्या था? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। अब आता है ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया गया कॉन्सेप्ट, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी का। लिमिटेड लायबिलिटी क्या है कि जिसमें कंपनी की लायबिलिटी हमेशा क्या रहेगी? कंपनी की लायबिलिटी हमेशा रहेगी अपना अनलिमिटेड, मगर शेयर होल्डर की लायबिलिटी रहती है लिमिटेड। इट डज नॉट अप्लाई टू कंपनी इटसेल्फ। इसका मतलब कंपनी की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड रहेगी। एंड हेंस द कंपनी इज फुली लायबल फॉर ऑल इट्स डेट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस जस्ट एज एनी अदर पर्सन। इसका मतलब क्या है भाई? हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, कंपनी नहीं, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की लायबिलिटी। अब कहने का मकसद क्या है? सपोज करें ए कंपनी में शेयर्स परचेज करता है, कितने के? 2 लाख के। अब 2 लाख के उसने शेयर्स परचेज किए, कंपनी ने आगे कुछ भी किया, वो 2 लाख तो डूब सकते हैं, मगर 2 लाख से ऊपर की ये पेमेंट कभी नहीं करेगा। अच्छा, आजकल ये मुमकिन नहीं है, मगर पहले मुमकिन हुआ करता था। पार्ट पेड शेयर्स, अनपेड शेयर्स,
उसमें क्या था, 2 लाख के शेयर थे, 1,20,000 इसने दिया, 80,000 इसने अभी नहीं दिया, ठीक है। 80,000 इसने कहा था बाद में दूंगा, तब भी उसको शेयर मिल गए, तो पार्टली पेड शेयर इशू होते थे, अब अलाउ नहीं है, 2017 के एक्ट में ये चीज अलाउ नहीं है, मगर पहले ऐसा हुआ करता था। तो उस केस में उससे 80,000 तो लिए जाएंगे, इसीलिए क्या कहते थे कि शेयर होल्डर, अब नहीं कहते हम क्योंकि अब ये मुमकिन नहीं है, मगर पॉइंट अपनी जगह वैलिड है क्या, कि जो शेयर होल्डर होता है, जो मेंबर होगा, वो लायबल है किस एक्सटेंट तक, उसकी लायबिलिटी क्या है, उसकी लायबिलिटी है लिमिटेड, सुनना, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, इसीलिए क्या कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड है, ये नहीं है कि नो लायबिलिटी। ये क्यों नहीं कहते हम कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी नहीं है, जीरो है, ये इसलिए नहीं कहते कि किसी दौर में, लिमिटेड का क्या मतलब, कितनी लिमिटेड, भाई जब आपने सपोज लायबिलिटी, अब मेरी बात समझे, मैं आपको केस देता हूं केस 1, 2 लाख के शेयर थे, उसने 2 लाख की पेमेंट कर दी, अब शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी है, जीरो, है ही नहीं, लायबिलिटी ही नहीं है ना कुछ, पैसे कितने दे दिए, 2 लाख दे दिए, 2 लाख खत्म, अब वो डूब जाए अलग बात है, मगर अगर ये था कि उसने 2 लाख रुपए के शेयर्स थे, मगर पे किए थे 1,20, अब कंपनी की तरफ उसकी लायबिलिटी है कितनी, 80,000, तो कहा गया था कि इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड है, ये मुमकिन था, तो ये बात कही गई ना कि लिमिटेड लायबिलिटी, तो किस एक्सटेंट तक लिमिटेड, अनपेड अमाउंट तक। आज के दौर में तो मैं कहता हूं कि ये भी हमें नहीं कहना चाहिए कि लायबिलिटी लिमिटेड है, लायबिलिटी नहीं है, शेयर होल्डर की लायबिलिटी नहीं है, ये कहना भी अब मेरी नजर में जो है वो गलत है, क्योंकि अनपेड अमाउंट है ही नहीं। हाँ, पास्ट की कोई कंपनियां होंगी वो अलग बात है, पहले बनी हुई कंपनी होंगी अलग बात है, तो लीगली जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ गया था कि मैं एक मशीन बेचता हूं, पैसे आज लूं कल लूं मेरी बात, तो कंपनी शेयर दे रही थी, पैसे अभी ले बाद में उसकी बात, मगर आजकल ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में। तो कॉन्सेप्ट जब हम कहते हैं ना, जब वर्ड लिमिटेड कहते हैं और उसको लाइबिलिटी से लिंक करते हैं, तो आज शायद आपने पहली दफा सुना होगा कि ये टर्म क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि लाइबिलिटी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट होती है, क्लियर। डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ये आगे चल के डिटेल में डिस्कस होगा कि बोर्ड का और जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो एजेंसी रिलेशनशिप है, वो एजेंट ऑफ द कंपनी बन के वो जो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं वो कंपनी के लिए कर रहे होते हैं, तो वो एजेंट बन जाते हैं, एजेंसी है। डायरेक्टर्स आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड दैट एक्ट विद इन देयर पावर्स अकॉर्डिंग, अगर वो कानून के मुताबिक और जो उनको पावर थी उस वक्त, अगर वो कानून से हट गए, पावर से बियॉन्ड हो गए, तो पर्सनल लायबिलिटी भी आ जाती है, जिसके केसेस भी आप पढ़ोगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी अप्लाइज टू ओनर्स यानी मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स, लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये बात सुने, लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, भाई गौर से सुनो, लायबिलिटी ही नहीं है, लायबिलिटी है ही नहीं ना, इसका मतलब समझते हो क्या है, लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स, लायबिलिटी का क्या मतलब है, उनको कुछ देना है, कब, जिस हद तक इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, मगर अगर वो फुली पेड शेयर्स हैं तो जीरो लायबिलिटी, फिर उस सूरत में हम ये भी नहीं कह सकते क्या, इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, क्यों, इन्वेस्टमेंट की पेमेंट कर चुके हैं, आज किस चीज की लायबिलिटी, लायबिलिटी तो वो होती है ना जब उनको देना हो कोई पैसे, पैसे देने तो दे चुके, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर अनपेड अमाउंट होता तो उस हद तक वो लायबल होते हैं। दिस मींस द शेयर होल्डर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे, वही कि जितने पैसे थे उतने देने थे शेयर्स के हद तक, उससे ज्यादा पैसे उन्होंने नहीं देने। और देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑफ नो फर्दर लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स आर लायबल टू पे अनपेड अमाउंट, वही बात जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी, अनपेड अमाउंट जो होगा वो उनको पे करना पड़ता है। द वर्ड लिमिटेड इन दी कंपनी के नेम किसके लिए इस्तेमाल होता है, डीलिंग विद द कंपनी ऑफ द फैक्ट दैट द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड नॉट द कंपनी, दिस इज व्हाई लिमिटेड इज यूज, नाम में क्यों यूज करते हैं, ताकि जो कंपनी से डील करने वाले लोग हैं उनको पता चल जाए कि कंपनी के शेयर होल्डर्स, इसका मतलब सपोज करें आपने एक बिजनेस का नाम देखा एग्जिम्प, एग्जिम्प, भाई एग्जिम्प क्या है, आप नाम है उसका,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बस ये किसी ने नाम रखा है। आप पूछोगे ना इससे, बैंक इसको लोन देते वक्त पूछेगी ना, भाई बिजनेस किस फॉर्म में कर रहे हो, आपके नाम से तो पता ही नहीं चल रहा। वो कहते हैं जी हम दो पार्टनर्स हैं। मगर अगर सपोज कर लें कि नाम यूं हो एग्जेम्प प्राइवेट लिमिटेड, तो बैंक पूछेगा ही नहीं कि आप किस फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि उनको पता है ये। और इतना बैंक जरूर देखेगा कि आपके पीछे शेयर होल्डर कौन है, ताकि उसको पता चले कि बिजनेस की वर्थ चलाने वाले लोग कौन है। मगर उसको यह भी पता होगा कि अगर यहां से पैसे मेरे डूबे ना, तो मैं इनसे रिकवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आगे उनकी लायबिलिटी है। क्या क्या लायबिलिटी है उनकी? लायबिलिटी पहले ही वो बता चुके हैं कि लिमिटेड है, नाम में इसलिए लिखा जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है दोस्तों, जो हमारी थीम 1 कंप्लीट होने वाली है। और आपका चैप्टर 1 5 थीम्स पे बबली था, पहली थीम कंप्लीट होने वाला है। उसके 6 टॉपिक थे, छठा टॉपिक हमारा बहुत छोटा सा है, और वो क्या है कि कंपनी से रिलेटेड लॉ गवर्नेंस क्या है। कंपनी का जो क्रिएशन का प्रोसेस है और कंपनी को जो चलाने और मैनेज करने का प्रोसेस है, उससे रेलिवेंट लॉ कंपनीज एक्ट 2017 है। और इसके अलावा कंपनी को चलाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो तरीकेकार होगा, उसमें 2 किस्म के स्टेक होल्डर्स के लिए चीजें लिखी जाती हैं। और कंपनी के सारी बातें हमें इन 2 डॉक्यूमेंट में मिलती हैं। मगर जब उसका कंटेंट हम देखते हैं, तो जिन बातों की जरूरत गैरों को पड़ती है, मसलन कि जी अगर बैंक है जो गैर है, उसको पता हो किन चीजों का इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, वो बातें रखी गई हैं मेमोरेंडम में। और जो अंदरूनी लोग हैं, जैसे शेयर होल्डर हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, उनकी बातें रखी गई हैं आर्टिकल्स में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मगर दोनों को मिला के हम कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखिए एक बात समझे, जब हम पार्टनरशिप करते हैं, तो पार्टनरशिप में इतनी लंबी चौड़ी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करते हैं। मैंने कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट देखी 75 सफ़े की, एक एक चीज लिखी थी। उसमें एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, 7 पार्टनर थे, उन्हें कहा अगर हम कभी डिफरेंसेस आ गए तो हम फलाने बंदे को उसका नाम रखा था। ठीक है भाई, नाम रखा था क्या? गुलाम मुस्तफ़ा साहब, गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब से जाएंगे, हम उसकी जो फैसला मानेंगे। आपकी मर्जी है ना, जो चाहे लिखें। तो ऐसा जो अरेंजमेंट होता है कंपनी के फॉर्म में कैसे करेंगे? वो कंपनी की फॉर्म में उस का सब्स्टिट्यूट ये है आर्टिकल्स, ये वो एग्रीमेंट है जो उसका सब्स्टिट्यूट बनता है। तो ये सारी चीजें हमारी कवर हुई कि रेलिवेंट लॉ कंपनीज एक्ट है। मेमोरेंडम आपका कंपनी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करेगा, और इंटरनल लोगों के प्रोसीजर्स कंपनी के आर्टिकल्स में गिवन होंगी। और जब हम इनकॉर्पोरेशन करते हैं, तो यही 2 डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ते हैं अलॉन्ग विद एप्लीकेशंस। तो ये हमारा आज टॉपिक 1 कंप्लीट हुआ, थीम 1 कंप्लीट हुआ। अगर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूं, तो हमारा बेसिकली यही सारी चीजें आपको लिंक बनेगी। कैसे लिंक बनेगी? यहाँ आके आपका ये कंप्लीट टोटल ओवरव्यू है चैप्टर का, चैप्टर 1 का। और चैप्टर 1 के अंदर जो चीजें आपने पढ़नी है, अगर आप ये वाली देखें, तो फीचर्स ऑफ कंपनी पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। इसके अंदर हमने 6 टॉपिक को स्टडी किया था। आई होप कि चीजें आपको समझ आ गई हैं, और जो हमने एमसीक्यू क्विज़ेस किए हैं ड्यूरिंग दिस क्लास, वो आपने सारे करेक्ट आंसर दिए हैं। आपके साथ अब आके मैं ऑब्वियसली ये स्लाइड्स तो शेयर करूंगा ही, मगर इसके साथ साथ आपको चैप्टर्स के नोट्स, और जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसकी मास्टर शीट, ताकि आप चीजों को याद कर सकें, प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। होप के सारी चीजें आपके लिए क्लियर थी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।